किया गया, एकत्रित किया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, बड़ी विडम्बना ये है कि एकत्रित भी किया गया गंभीरों की तरह, यानी आप लोग अभी भी एकत्रित होना नहीं सीखे। आपको इकट्ठे क्लास में आना चाहिए। एक टीचर, ये 14 सितंबर का जो दिन है, जो कि हमारे इतिहास में स्वर्णिम तिथि के रूप में जाना जाता है, ये तिथि कहाँ से मिली, ये दिन कहाँ से मिला, ये गौरव कहाँ से प्राप्त हुआ, इस सारे इतिहास को हम लोग जानते हैं। कितने लोगों के अथक प्रयासों के बाद तब जाकर के ये तिथि आज, जिसको कि हम इस हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं, यह तिथि हमको प्राप्त हुई। इसमें तमाम महान विभूतियों के नाम आते हैं जिन्होंने संघर्ष किया, और इस हिंदी को जिसे कि हम एक व्यापक रूप में, इसका कोई सीमित स्वरूप, यदि सीमित रूप की बात करें, यदि हम उसको केवल खड़ी बोली से इसका संबंध जोड़े, तो भी वो हमारे लिए कहीं न कहीं जो है गलत होगा। क्योंकि यही हिंदी की बात लेकर के, जहाँ हिंदी की बात चलती है, या जिस भाषा की बात चली, जिस भाषा को लेकर के संघर्ष चला, वह देखा जाए तो ऐसी ही भाषा या ऐसे ही शब्द, जिस भाषा की जिसमें की अपनी अभिव्यक्ति की बात की जाती है, कभी इसको देशी पैरा कहा गया, देश भाषा कहा गया, कभी इसको आर्य भाषा कहा गया। दयानंद सरस्वती का नाम आप लोग सुने होंगे। आर्य समाज की स्थापना, सभी लोगों की यह भाषा है, और सभी लोगों की इसके प्रति जो भी कर्तव्य या जिम्मेदारियां बनती है, वो सबकी बनती है, और इसके प्रति सभी का निर्वहन भली प्रकार से करना चाहिए। यह ऐसा नहीं किसी को ऊपर थोपने की बात नहीं कि नहीं यह आपकी भाषा है, इसमें आप करो, या यह आपकी भाषा है, इसमें आप करो, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हिंदी भाषी 10 प्रांत को रखे गए, वो भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये गौरव कब प्राप्त हुआ? 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को। इसके पहले तमाम संघर्ष चले। आप सभी को पता है कि फारसी का बोलबाला हमारा जो है इस मध्यकाल में भी चल रहा था। वह फारसी भाषा जो कचहरियों की भाषा बनी रही, और सन 1837 तक हमारे कचहरियों की भाषा फारसी भाषा बनी रही। एक संघर्ष 37 में किया लोगों ने कि नहीं, इसकी लिपि को परिवर्तित किया जाए। संघर्ष जब विरोध होता है, संघर्ष होता है, और उसकी तादाद अधिक होती है, तो कहीं न कहीं उस पर ध्यान दिया जाता है, और मान भी लिया गया। लेकिन वह मानना मनाना ज्यादा दिन का नहीं रहा, पुनः उस चीज को दबा दिया गया। लेकिन एक ऐसे हस्ताक्षर हमारे बीच उपस्थित होते हैं, मदन मोहन मालवीय जी। आप अच्छी तरह से उनसे परिचित होंगे, उनको पढ़े होंगे, उनको जानते होंगे। इन्होंने सन 1900 में अथक प्रयास से पुनः इसी नागरी लिपि को कचहरियों में पुनः स्थापित किया, और वहां जो है यह स्थापित हो गया। तो ये सारी चीजें देखा जाए, ये सारे प्रयास देखा जाए, कहीं न कहीं इस प्रयासों को लेकर के 49 का जो ये समय, जिस गौरवान्वित समय की बात आज हम हिंदी भाषा बनाने के रूप में राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, कई तरह का नाम हम इस हिंदी को दे लेते हैं। कई तरह का नाम देकर के हम जो इसके प्रति स्नेह और सौहार्द को दिखाते हुए इसको मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह मनाने की परंपरा सन 1953 में इसी तिथि को 14 सितंबर 1953 को मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। और आज मैं इस तिथि को यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, हमारे सारे शिक्षक बंधु और सभी छात्र छात्रा का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और यह जो है, जो पर्व या जो तिथि, यह जो अवसर आया, इसको मनाने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। मैं सभी से
यही चाह रखूँगा, सभी से यही कामना रखूँगा कि यहाँ पर आपको जब यहाँ हमारे शिक्षकगण उपस्थित हुए हैं तो आपको कुछ न कुछ इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में आप जानेंगे कुछ नई चीज़ें, कुछ नए विचार जो कि आपको, चूँकि इतिहास के तथ्य तो आपको मिले ही हैं, लेकिन कुछ और विचारों से आप अवगत होंगे। तो मैं सबसे पहले प्राचार्य जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आएंगे। 14 सितंबर का जो दिन है वो हिंदी दिवस के तौर पर हम सभी मनाते हैं, लेकिन इसके इतिहास के बारे में आप सभी जानते हैं। अभी अंशुमान जी ने भी उसके बारे में एक संक्षेप में आपको बताने का काम किया कि 14 सितंबर को ही आखिर हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में इसको एक आधिकारिक भाषा दी गई या माना गया, और 1953 से 14 सितंबर 1953 से हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के तौर पर इस दिन को मनाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, या इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास में जाएं तो किसी भी देश की मातृभाषा एक वो माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम लोगों को एकत्रित करने का काम करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से मानवीय सभ्यता का विकास हुआ, हम जातियों में, वर्णों में, संप्रदायों में विभक्त रहे। तमाम ऐतिहासिक घटनाएं ये बताती हैं कि विभाजन के कारण जो भी हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकारी आए, चाहे वो हुणों के रूप में रहे हो, आर्यों के रूप में रहे हो, मंगोल्स के रूप में रहे हो, या 10वीं शताब्दी में आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी रहे हो, या अंग्रेज आए हो, या फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ये सभी कहीं ना कहीं जब हम बिखरे हुए थे और उन्होंने हमारे इस बिखराव का लाभ उठाते हुए हमारे देश पर न केवल अधिकार किया, हमारी जो संपदा थी उसको उन्होंने लूटा। हम दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। आखिर वो कौन सा माध्यम हो सकता था कि जिसके माध्यम से लोगों को एकत्रित किया जा सके। 13वीं-14वीं शताब्दी से ही जब से जो हमारे यहाँ कुरीतियाँ थी, चाहे वो जाति प्रथा को लेकर रही हो, धार्मिक कुरीतियाँ थी, कट्टरवाद था, ऐसी स्थिति में पूरे समाज को शिक्षित करने के लिए एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता थी जिससे पूरे समाज को जागृत किया जा सके। इसके साथ ही साथ जो तमाम औपनिवेशिक काल, जो ब्रिटिश शासन का दौर था, 16वीं शताब्दी से लेकर 1600 से लेकर जो 1947 तक का समय था, ऐसी स्थिति में जो तमाम हमारे आंदोलनकारी थे उनके सामने भी एक समस्या थी। जब 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई, तब ऐसी स्थिति में हम जाति, धर्म, भाषा, तमाम विभाजनों से युक्त थे और ऐसी स्थिति में लोगों को जागृत नहीं किया जा सका। तो उस आंदोलन की असफलता को ध्यान में रखते हुए जितने भी उस समय के प्रमुख आंदोलनकारी थे, चाहे वो दादा भाई नौरोजी रहे हों या गोविंद रानडे रहे हों, राजा राम मोहन राय जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, उन्होंने तमाम विदेशी साहित्यों का, खासतौर पर अंग्रेजी साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया, बंगला में अनुवाद किया और लोगों को ये शिक्षित करने का काम किया कि जो अंग्रेजों ने एक भ्रम फैला रखा है
कि हमारा साहित्य, हमारा विज्ञान सर्वोपरि है, उस भ्रम को तोड़ने का काम किया। और उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत किया कि अगर हमें पूरे देश को, जो कि हमारा देश विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था, तमाम देशी रियासतें थी, और उन देशी रियासतों को एकत्रित करने का काम अगर कोई कर सकता था भाषा के तौर पर, एक माध्यम के तौर पर, तो वो भाषा थी हिंदी। और इसीलिए जितने भी प्रमुख आंदोलनकारी थे, उन्होंने ये प्रयास किया कि हिंदी भाषा के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया जाए। फिर मैंने भी आपको बताया कि 1949 में इसको एक आधिकारिक भाषा के तौर पर लागू किया गया। 1953 में उसको हमने प्रत्येक वर्ष एक हिंदी दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया। यहाँ पर एक समस्या ये भी आती है कि कुछ राज्यों का, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो कुछ राज्यों का विकास ही भाषाई आधार पर हुआ। और तमिलनाडु जैसे या और केरला, ये कुछ ऐसे राज्य थे जो भाषाई, हमारे यहाँ भी डिवीजन था, जो कहते थे साहब हमारी भाषा बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ इस तरह की जो भावनाएं हैं, जिसे भाषावाद की समस्या के रूप में देखा जाता है। और जातिवाद, जब हम अपनी जाति को प्रमुख मानते हैं, धार्मिकता को जब हम अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, तो इस तरह की समस्या, सांप्रदायिकता की समस्या उत्पन्न होती है। तो भाषावाद भी एक प्रमुख समस्या के तौर पर उभर कर भारत में सामने आया, क्योंकि जो भी लोकल जनता थी, कुछ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज का जो गठन हुआ, खासतौर पर जो डीएमके है, एआईडीएमके है, जिसके करुणानिधि साहब संस्थापक थे, या जयललिता जी थी, उन लोगों ने वहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर ये एक समस्या के तौर पर निकल कर आया कि कहीं ना कहीं जो हमारी भाषा है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। और ऐसी स्थिति में इस समस्या को दूर करने के लिए एक त्रिभाषा फार्मूला को लाया गया, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ एक लोकल लैंग्वेज को, जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू, हिंदी भाषा, हिंदी अंग्रेजी के साथ एक लोकल लैंग्वेज उर्दू को भी प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कि क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान किया जा सके। हिंदी जननी है, हमारे देश की स्वाधीनता की, स्वाभिमान की एक पहचान है, और हम सभी का एक प्रमुख दायित्व है इसके संवर्धन में, इसके जो विकास में हम सभी अपना योगदान दे सकें, अपना एक कहें कि उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकें। यही हिंदी दिवस को मनाने की सार्थकता होगी। क्योंकि हिंदी दिवस का मेरे जीवन से भी एक विशेष महत्व है, क्योंकि आज के दिन ही मैं इस दुनिया में आया था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी को पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी क्योंकि हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, थोड़ा सा क्योंकि आप सभी बीए प्रथम वर्ष के छात्र हैं, हिंदी को अक्सर ये मान लिया जाता है बहुत सरल भाषा है। हिंदी की अपनी एक वैज्ञानिकता है, अक्षरों वर्णों का एक संयोग है, और उस संयोग के माध्यम से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो आप सभी ये कोशिश करिए कि कभी कभी हमारे पास जो एप्लीकेशन लेकर आते हैं बच्चे, उसमें अक्सर हिंदियों में गलती करते हैं, तो हिंदी भाषा लिखने में, उसको प्रयोग करने में सावधानी की आवश्यकता है। तो हम कोशिश करेंगे, हम सभी मिलकर ये प्रयास करेंगे कि ऐसी कोई अशुद्धि जो भी हम लिखें, पढ़ें, वो व्याकरण के
के दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। धीरे धीरे आप सभी सीखेंगे। पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं इस हिंदी दिवस की शुभकामना के साथ साथ प्राचार्य जी को पुनः उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं पुनः उनको देता हूँ। फिर वापस हम उसी ट्रैक पे लौटते हैं। निज भाषा उन्नति बिन निज भाषा ज्ञान को मिटे निज को दूर। अभी सर ने राजभाषा और राष्ट्रभाषा का परिचय कहीं न कहीं आप लोगों को दे दिया, जहाँ पर कि आप अशुद्धियाँ करते हैं। यह अशुद्धियाँ और व्याकरण के जो नियम वो राजभाषा से संबंधित है। आप राष्ट्रभाषा का प्रयोग हर जगह पर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विभाग जो विभागीय कार्य होते हैं वहाँ आप राजभाषा का प्रयोग करने का प्रयास करिए, जिसका अभी स्तर ने आपको संकेत दिया है। मैं इसी आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो है ये विभाग के यशोदी जी शैलेश जी से अनुरोध करूँगा कि वो आए और आपको कुछ हिंदी दिवस के बारे में बताएं। सर्वप्रथम मैं हिंदी दिवस पर आपको सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे बैठे सभी आगंतुकों का। जन जन को जो मिलाती है, जन जन को जो मिलाती है, यानी जन का मतलब लोग जो आपस में, वो भाषा हमारी हिंदी कहलाती है। तो सभी को मिलाने का कार्य जो है हमारी हिंदी भाषा ही करती है। और इस हिंदी दिवस जो है हमारा 14 सितंबर, जैसा सभी लोग बता ही चुके हैं, 14 सितंबर 1949 को इसको एक आधिकारिक संविधान में इसको जो है आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा मिला, जो कि राष्ट्रीय भाषा तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसको राष्ट्रीय भाषा, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आप लोग जान लीजिए, हिंदी से संबंधित एक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है राष्ट्रीय, राजकीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग जान लीजिए, अभी इसको राष्ट्रीय भाषा तो नहीं घोषित किया गया है, राजकीय भाषा घोषित किया गया है। ठीक, कम से कम हिंदी दिवस पे आप लोग का अगर कंपटीशन में ये क्वेश्चन ही सही हो जाए तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगा, क्योंकि आप लोग देखे रहे कंपटीशन के दौर में जो है एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो सभी ने त्रुटियों के बारे में बताया। हिंदी में जो है लिखने में बहुत ज़्यादा वर्तनीय की अशुद्धि और त्रुटि हुआ करती है। तो मैं इसमें आप ये एक दिन में तो सुधरेगा नहीं, इसमें यह है कि आप लोग प्रयास करते रहिए, क्योंकि हिंदी, और मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता कहना चाहता हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंदी थम जाए ऐसा जीवन रेखा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, सरल भाषा में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, सरल भाषा में कहा जाए तो जीवन की परिभाषाएं है हिंदी। सभी को मौका दिया है। सिस्तियाँ कर गई, द्वार बंद थे खिड़कियाँ कर गई, कुछ हमने कहा कुछ हिंदी कर गई, कुछ हमने कहा कुछ हिंदी कर गई, जो न कह पाए वो हिस्सियाँ कर गई, जो न कह पाए वो हिस्सियाँ कर गई।
बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो सबसे पहले एक समस्या हमारे सामने आई। वो थी कि आज़ाद भारत में राजभाषा को लेकर कि हमारे आज़ाद भारत की राजभाषा कौन सी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गई, क्योंकि पहले हमारा देश अंग्रेजों के बीच में गुलाम था। तो राजभाषा किस भाषा को माना जाए, क्योंकि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। तो भारत जैसे विशाल देश में सैकड़ों भाषाएं जब बोली जाती थी, तो उन्हें जो बोली जाने वाली भाषाएं, तो किसको ज़्यादा महत्व दिया जाए, ये प्रश्न बड़ा कठिन था। इसके उपरांत 14 सितंबर को हर साल जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसके कुछ कारण हैं। इसके कारण ये है, जब संविधान सभा के जो जनक डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने 6 दिसंबर 1946 को आज़ाद भारत का जब संविधान लिखा था, उनके सामने भी ये समस्या आई थी कि हम राजभाषा किसको चुनें। तो हुआ ये, संविधान सभा के जितने बार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य थे, उन्होंने मिलकर एक मत के साथ हिंदी भाषा को राजभाषा स्वीकार किया। इसके साथ ही अंग्रेजी को भी उन्होंने बराबर का दर्जा दिया था। लेकिन हुआ क्या, जब अंग्रेजों का वर्चस्व इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो राजभाषा जो हिंदी थी उसको लोग भूलने लगे, अंग्रेजी को महत्व ज़्यादा देने लगे। इसको लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये लगा कि हमारी जो भाषा है हिंदी, उसका महत्व कुछ कम हो रहा है। तो उन्होंने जो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया था, तो 14 सितंबर 1953 को इन्होंने पहला हिंदी दिवस मनाया, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और तब से आज तक हम हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। 1905 में एक कवि हुआ करते थे, मोहम्मद इकबाल, उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, देखिए, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, भिन्न भिन्न प्रकार के ये आपने पंक्तियां सुनी होंगी। तो जो हिंदुस्तान हमारा ये जो शब्द था, ये हमारा फिर बाद में देश प्रेम की लाइन बन गई, फिर लोग इसको देश प्रेम के रूप में मानने लगे। ठीक है, देखिए, हिंदी भाषा का जो इतिहास है ना, वो लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। 5 भाषाएं प्रमुख रूप से हमारी जो थी, और उपभाषाओं में बांटा गया 5, और 17 बोलियां थी। 17 बोलियां और 5 उपभाषाओं में विभाजित था। ठीक है, तो देखिए, इनके जो काल में बता दूं, हिंदी के जो काल थे वो 1100 से 1400 तक प्रथम काल था, जिसे शिशुकाल के नाम से जाना है। एक मध्यकाल था, मध्यकाल 1400 से लेकर 1850 तक रहा। ठीक, और एक काल इसके बाद का अब तक जो 19वीं शताब्दी तक रहा। तो इन शताब्दियों में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं आई और भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियों का प्रचलन हुआ, लेकिन अंत में आके हम जो हिंदी का जो प्रचलन चल रहा है, वो बहुत ही गौरवशाली है। और मैं हिंदी से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते आप सबका ये दायित्व बनता है कि हिंदी का बढ़ावा दें, हिंदी का प्रयोग करें, सारे ऑफिस भाषाओं में हिंदी के महत्व को जानें और कराएं। मैं दक्षिण भारत में 3 वर्ष तक रहा। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में 3 हो गए हिंदी के, वहाँ पर वो लोग ऑफिस में नहीं जानते थे, तो उनको मैंने काफ़ी हद तक हिंदी सिखाया। उस समय तो मैं इंटर में ही था। तो ये हिंदी का महत्व इतना है कि बहुत सारे कवियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के, उसमें ब्रज भाषा जो थी, उसमें राजस्थानी जो भाषा थी, उसमें कुमार नाथो, परमार नाथो, ये ऐसे कवि थे जिन्होंने ब्रज भाषा का प्रचलन वहाँ से चालू कर दिया है।